नव्या शिवांशिका और नव्या अपने घर के हॉल में सोफे पर बैठी हैं और कॉपी में घर के हिसाब किताब को देख रही हैं। सामने उनके माँ बैठी है। माँ, मैंने महीने भर का बजट बनाया है, तो इस बार हमारा गोल्ड में 50% इन्वेस्ट हुआ है और सेविंग्स 40% हुई है और 20% घर में खर्च हुआ है। हाँ माँ, और कुछ परसेंट हमारे एजुकेशन में जा रहा है। इस हिसाब से हमारे घर की सभी फाइनेंशियल चीज सीक्वेंस में चल रही हैं और सारा शेड्यूल अच्छा खासा बना हुआ है। अरे, जब तुम दोनों बहन मिलकर पूरे घर का हिसाब किताब संभाल रही हो तो हर चीज तो सीक्वेंस और शेड्यूल में ही चलेगी ना। और अब तो मैं निश्चिंत हूँ क्योंकि मेरी दोनों बेटी बहुत समझदार हैं। हाँ माँ, समय के साथ हमें समझदार बनना पड़ा क्योंकि आपकी उम्र भी बढ़ रही है और फिर घर का बजट किसी को तो संभालना ही था। इस तरह एक दिन रजनीश अपने कमरे में अपने बेटे के साथ बैठकर बिजनेस से रिलेटेड बातें कर रहा होता है। पापा, मुझे नहीं पता था कि इतनी बड़ी कंपनी हमारे साथ फ्रॉड कर जाएगी। बेटा, बिजनेस सोच समझ कर किया जाता है। ऐसे ही कहीं भी पैसा इन्वेस्ट कर देने से सिर्फ लॉस का ही सामना करना पड़ता है। तभी वहां पर शिवांशिका और नव्या आती हैं जिनके हाथ में लैपटॉप होता है। अरे तुम दोनों, तुम्हें पता चला कंपनी में कितना बड़ा लॉस हो गया है? हाँ पापा, मैं हर आधे 1 घंटे बाद अपने ऑफिस का पोर्टल लैपटॉप पर खोलती रहती हूँ, जहाँ मुझे पता चला कि हमारा काफी नुकसान हुआ है। हाँ, और ये सब कुछ भैया की वजह से हुआ। भैया, आपको इतनी जल्दी इतने पैसे इन्वेस्ट नहीं करने चाहिए थे, वो भी ऐसी कंपनी में जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। हाँ देखिए, मैं आपको एक बात समझाती हूँ। अगर आपको पैसा इन्वेस्ट भी करना है तो आप सबसे पहले छोटी छोटी कंपनियों को पकड़िए, उनसे लिंक बनाइए, और जब आपके पास बल्क में कई कंपनियां जुड़ जाएं, उसके बाद आपको बड़े ऑर्डर अपने आप ही मिलने शुरू हो जाएंगे। देखो तरुण, कितना अच्छा दिमाग लगाया है तुम्हारी दोनों बहनों ने। इस तरीके से हमारा जो भी नुकसान हुआ है वो भी कवर हो जाएगा। शाबाश बेटिया, तुम दोनों बहुत समझदार हो। ठीक है, आज से तुमने जैसा कहा है मैं वैसे ही बिजनेस को हैंडल करूंगा। अब शिवांशिका और नव्या कॉलेज भी कर रही होती हैं और साथ ही साथ अपने पापा की बिजनेस में मदद और घर के बजट को भी संभाल रही होती हैं। तभी एक दिन शिवांशिका और नव्या कॉलेज से घर आते वक्त, अरे नव्या, घर का राशन खत्म है, दाल चावल आटा सब्जी सब कुछ खरीदना है। चलो ना, कॉलेज से तो निकल गए हैं, पास ही मॉल है जहाँ सब मिल जाएगा। हाँ ठीक है, चलो चलते हैं। अब दोनों ही बहन मॉल में जाकर घर का सारा राशन खरीदकर ट्रॉली में रखती हैं और फिर वो दोनों ट्रॉली लेकर बिलिंग करवाने आती हैं, जहां वो लड़का उनके बिलिंग में कुछ गड़बड़ी कर देता है, जिसे देखकर नव्या आवाज उठाते हुए कहती है, अरे ये क्या कर रहे हैं? आपने तो इसमें वो सामान भी ऐड कर दिया है जो हमने लिया ही नहीं। आपको क्या लगता है हम बुद्धू हैं, हमें कुछ नहीं पता चलेगा? नहीं, शायद इन्हें लगता है कि हम लड़कियां हैं और हमारी मैथमेटिक्स कमजोर होगी, राइट? पर ऐसा कुछ नहीं है डियर। चलो फटाफट रियल बिल निकाल कर दो, वरना हम तुम्हारी कंप्लेंट करेंगे। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैं अभी इसे ठीक कर देता हूँ। दूसरी तरफ मॉल में आई मोहल्ले की कुछ औरतें, देख रही हो यशोदा कात्यायनी की दोनों बेटी शिवांशिका और नव्या कितनी समझदार हैं। ये पढ़ाई लिखाई भी कर रही हैं और घर भी संभाल रही हैं और अपने बाप का बिजनेस में भी हेल्प करती हैं। सच में एक हमारी लड़कियां हैं जो इतना पढ़ने लिखने के बाद भी 100-200 रुपए का हिसाब भी सही तरीके से नहीं कर पाती हैं। अब सब्जी लेकर शिवांशिका नव्या घर आती हैं, फिर रात का डिनर एक साथ मिलकर बनाती हैं और फिर पूरे परिवार को खिलाती हैं। भगवान, कभी कभी तो अपनी बेटियों को देखकर लगता है कि कितनी समझदार कैसे हो गई मेरी बेटियां। सब कुछ अकेले ही संभाल लेती हैं। हाँ सही कहा, लेकिन अब कुछ समय बाद इनकी परीक्षा भी आ जाएंगी। ऐसे में ये घर संभालेंगी या पढ़ाई करेंगी? अरे माँ, आप चिंता मत कीजिए, जब हमसे नहीं हो पाएगा हम आपको बता देंगे। अब इसी तरह कुछ महीने गुजरते हैं और शिवांशिका और नव्या का एग्जाम नजदीक आ जाता है और अब वो दोनों घर और स्टडी एक साथ मैनेज नहीं कर पाती। एक रोज कॉलेज में, नव्या, शिवांशिका, तुम्हें क्या हो गया है? जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आ रहे हैं मैं देख रही हूँ कि ना तो तुम्हारे असाइनमेंट बन रहे हैं और ना ही तुम क्लास में अच्छा प्रेजेंटेशन दे रही हो। सॉरी मैम, आगे से नहीं होगा। अब दोनों बहन घर आती हैं और अपनी फैमिली से कहती हैं, माँ, आप कह रही थी ना कि हम दोनों बहन घर और पढ़ाई एक साथ नहीं संभाल पाएंगी। आप ठीक कह रही थी। अब हम आपको कहते हैं कि आप हमारे भाई तरुण की शादी करवा दीजिए। नव्या ठीक कह रही है, अब हमें भाभी की जरूरत है, वो भी समझदार भाभी की। ठीक है, फिर मैं कल ही पंडित को बुलाता हूँ। अब अगले दिन कात्यायनी अपने घर में पंडित को बुलाती है। सारे सदस्य एक साथ सोफे पर बैठे हुए होते हैं। कात्यायनी जी, ये देखिए, आपके बेटे तरुण के लिए ये लड़की बहुत भाग्यशाली साबित होगी। ये लड़की बहुत समझदार और संस्कारी है। हाँ, लड़की तो अच्छी लग रही है देखने में और हमें
समझदार बहू ही चाहिए थी। अच्छा सुनिए ना रजनीश जी, वैसे एक दिक्कत है, ये लड़की समझदार तो बहुत है पर इसके माँ बाप नहीं है। अगर आप इस लड़की को पसंद करके अपने बेटे की शादी मंदिर में करवा लें तो इस लड़की के लिए बहुत उचित हो जाता। पापा, हमें इस लड़की को सपोर्ट करना चाहिए। माँ, आप इससे ही भैया की शादी करवा लीजिए। अब कात्यायनी कुछ ही हफ्तों में अपने बेटे तरुण की शादी पूरे विधि विधान के साथ मंदिर में त्रिशा नाम की लड़की से करवा देती है। त्रिशा शादी करके अपने ससुराल आती है और कलश गिराकर घर में प्रवेश करती है। भाभी चलिए, अब आप जाइए अपने कमरे में आराम कर लीजिए। अब त्रिशा अपने पति के साथ अपने कमरे में जाती है, जहां उसका कमरा काफी लग्जरी होता है। अरे लगता है बहुत पैसा है इनके पास। खैर छोड़ो, अब तो मैं इस घर की इकलौती बहू बन चुकी हूँ। क्या हुआ त्रिशा, कोई दिक्कत है क्या? कहाँ खो गई? कुछ नहीं जी, चलिए आराम कर लीजिए। अब अगले दिन त्रिशा नहा धोकर रसोई में जाती है और कुछ सब्जियों को जैसे तैसे शेप में काटकर कढ़ाई में तेल गरम करके सब्जी चढ़ा देती है। दूसरी तरफ माइक्रोवेव में त्रिशा पैन में कुछ अंडों को फोड़कर उसके अंदर प्याज, नमक, मिर्ची डालकर ऑमलेट बनने के लिए माइक्रोवेव में रख देती है। अब त्रिशा ये सब करके आराम से फोन चलाने